तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो आज डेट तो पता ही है 23 मई है ना, और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके हैं, और शायद पहले एक्सरसाइज भी करा दिया था जिसमें क्या क्या निकालना रहता है एचसीएफ, और जिसमें कुछ नंबरों को हम लोगों को किसी न किसी फॉर्म में दिखाना रहता था, जैसे 6³ + 1 6³ + 5 + 3 6³ + 1, ये सब क्वेश्चन देख चुके थे है ना। जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.1 वो हो चुकी है, खत्म नहीं हुई है अभी, उसके 2-3 सवाल बाकी हैं मेरे ख्याल से। तो चलो देख लेते हैं। और बाकी मैं बताया था एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज़ जान रहे हो ना आप लोग। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तब तक हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं, तब तक डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0, और जिस वक्त रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसी वक्त का डिवीजर हमारा क्या होगा, एचसीएफ बन जाएगा। बात समझ में आई? तो खैर हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, और शायद अगला क्वेश्चन भी इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हो गया था, जिसमें एचसीएफ निकालना था, दूसरा हो गया था, तीसरा भी हो गया था। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन कौन सा है पता है? वही वाला चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या है, आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक में खोल के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि दो शख्स रहते हैं, और दोनों शख्स क्या करते हैं कि एक पॉइंट पर खड़े रहते हैं, और एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, और एक सर्कुलर वे में चलते हैं। तो होता क्या है, उनमें से एक लड़का, मान लिया एक ए है दूसरा बी है, तो ए को 18 मिनट लगता है और बी को 12 मिनट लगता है। ये क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति एक ही पॉइंट पर खड़े हैं, और एक व्यक्ति इस पूरे सर्किल में चलने के लिए दोबारा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 18 मिनट का टाइम लेता है, और दूसरा वही सर्कल पूरा करने के लिए कितना मिनट का टाइम लेता है, 12 मिनट का। तो क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है, अच्छा एक बात होता है इस क्वेश्चन में कि एक तो 18 मिनट पे पहुंचता है, दूसरा 12 मिनट पे पहुंचता है। अब यानी कि बी नंबर वाला व्यक्ति थोड़ा पहले इस पूरे सर्किल के इस पॉइंट पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो कम समय लग रहा है, और तब तक 18 मिनट वाला व्यक्ति कहाँ पहुंचा रहेगा, कहीं इसके आसपास पहुंचा रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा वक्त होगा या कितने समय बाद दोनों व्यक्ति फिर से इस पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे, पूरा सर्कल चलने के लिए एक को 18 मिनट लगता है, दूसरे को 12 मिनट लगता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही होगा, 12 मिनट बाद 18 मिनट बाद। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोबारा फिर कितने वक्त बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। देखो कैसे, अब यहाँ पर हम लोगों को पूछ क्या रहा है कि वो दोनों व्यक्ति दोबारा फिर से कितने समय बाद एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। तो दूर का सोचा जा रहा है ना, यानी कि इस 18 और 12 को इंक्लूड करके दूर का सोचा जा रहा है। तो जैसे एलसीएम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलूं 25 है और 35 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मैंने बताया था किसी भी दो नंबर का एलसीएम वो नंबर होता है जिससे मतलब जिसको ये और ये दोनों डिवाइड कर दो, बताया था उस दिन। तो जरा मान लो तुम लोग सोचो कि वो कौन सा नंबर होगा जो 25 से और 35 दोनों से डिवाइड हो जाए, कौन सा नंबर हो सकता है, जरा सोचो सोचो भाई। हाँ भाई सोचो कौन सा नंबर हो, काफी कलम की व्यवस्था है उसमें दे दो थोड़ा सा। 5 तो क्या हुआ पता है, 5 जो तुमने बताया 5 तो एचसीएफ हो गया ना, क्योंकि 5 इस बार इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमको वो नंबर पता करना है जिसे ये दोनों डिवाइड करें। तो जरा सोचो, वो नंबर क्या होगा पता है, 350। इस 350 को ये 25 भी डिवाइड करेगा और ये 35 भी डिवाइड करेगा। चाहो तो निकाल के देख लो, निकालते कैसे है इन्होंने, 25 लिया, 35 लिया, 5 से काटा, पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटा 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 से काटा कितना, अरे 50 25 7 125, 25 7 175 अच्छा नंबर होगा। हाँ ठीक है 175 होगा, वो ज्यादा चला गया, मतलब दुगने में चला गया। वो भी होता है एलसीएम, लेकिन छोटा वाला हमको ढूंढना रहता है ना एलसीएम में, तो 175 ही होगा, 350 नहीं। बात समझ में, 175 वो नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। अभी हम लोग निकाल के देख ले रहे हैं, 1 आएगा, 7 आएगा, 7 से काटा 1 आ गया, 1 आ गया, 50 25 7 175 आएगा, तो एलसीएम क्या होगा 175। अब 175 ये एलसीएम है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है ये। 25 से डिवाइड करेंगे 7 बार में चला जाएगा, 35 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 6 बार में चला जाएगा, नहीं 6 बार में नहीं मिल जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। बात समझ आई? तो एलसीएम वो नंबर होता है जिससे जो उन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एक्चुअली में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में भी इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। बात समझ आई इस क्वेश्चन में? तो देखो, टाइम टेकन टू मीट बोथ एट सेम
पॉइंट, मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट पर कब आकर के मिलेंगे। तो हम लोगों को फाइनली करना क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका किसका, 18 और 12 का, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम निकालना जानते हो। अच्छा यहाँ पर हमको एलसीएम किस मेथड से करना है पता है, उस मेथड से नहीं करना है, वो मेथड पुराना हो चुका है, बचपना हो गया है, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले 18 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 3 होगा कि नहीं होगा, बाकी साइड में ऐसे करके तुम निकाल भी सकते हो। बाकी इसका कितना हो जाएगा, 12 का 2 × 2 × 3 हो सकता है। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 के इसको मैं 2 × 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 × 3। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म की हाईएस्ट पावर वाला टर्म। अब जैसे इसमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, एक तो हमारा 2 है और एक हमारा 3 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर वाला टर्म ले लो, क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, और 3 भी दिख रहा है तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा 4, और 3 का पावर कितना आ जाएगा 9, 36। यानी कि 36 मिनट बाद वो दोबारा फिर से कहां पर आकर के मिलेंगे, इस पॉइंट पर। यानी कि 36 मिनट तक करीब घूमना पड़ेगा, मतलब ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, यानी कि ए वाले को 2 राउंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, और ये बी का तब तक तीसरा राउंड लग चुका होगा, दोबारा फिर से यहीं पर आकर मिल जाएगा। बात समझ में आई? हाँ तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो ना भाई, देखो मान लिया जैसे 18 है, एक पूरा 18 मिनट में ए जो है यहाँ पर आकर के पहुंच जाएगा, बी कहाँ पहुंचेगा, 12 मिनट लेता है इस पूरे चक्कर को काटने में, है ना। तो बी नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, 12 मिनट में मान लो बी पहुंच गया, और वो 18 मिनट टाइम लगता है उसको, तो 12 मिनट में जब ए यहाँ पर होगा बी पॉइंट, तो 12 मिनट में ए करीब यहाँ के आसपास पहुंचा रहा होगा कि नहीं, तभी तो उसको कुल मिलाकर के 18 मिनट लगेगा। फिर से जब दोबारा आगे अगला राउंड लगाएंगे तो 18 वाले का 36 हो जाएगा, तब तक 12 वाले का आधा ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर से एक राउंड और लगाना पड़ेगा, फिर एक राउंड लगाना पड़ेगा। मतलब इसको अगर मन से भी सोचने की कोशिश करोगे ना, गोला बना बना के कि ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, तो भी जाकर तुम लोग पता कर सकते हो फाइनली 36 मिनट का आंसर आएगा, कि 36 मिनट बाद दोबारा यहाँ पर आकर के मिल ही जाएंगे। तो खैर ये था, कुछ खास नहीं था इसमें, सिंपल सी बात है कि एलसीएम निकालना था इस क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकालना आता है ये तुम लोगों को। मेन क्या था पता है, इसमें क्वेश्चन को समझना था कि एलसीएम कब निकालते हैं। अब जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हाईएस्ट या मैक्सिमम वाली चीज पूछ ले, तो वहां पर हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना है। और कई क्वेश्चन में अगर लोएस्ट या मिनिमम वाली चीज पूछ ले तो क्या निकाल लेना है, वहां पर एलसीएम निकाल लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो कुछ हाईएस्ट ना ही लोएस्ट, कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इसमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, मतलब दूर तक सोचना था ना, बस तो सिंपल से था। ये क्वेश्चन नंबर शायद ये चौथा था, ठीक। बुक तो लाई होगी, बुक होगी भी सबके पास, इन लोगों के पास, तो नोट करना चाहो नोट किए ही होगी। चलो आगे बढ़ो, चलो मैं अगला देख लेता हूँ। ये टाइम है आने का, बाहर जाओ, ए गेट बंद करो, बाहर निकलो, गेट बंद करो। हाँ भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी चौथा नहीं पांचवा, ठीक। पहले एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी फुल फॉर्म मालूम है तुम्हें? नेशनल, और सी से सेंट्रल, ई से एजुकेशनल, रिसर्च, ट्रेनिंग। हाँ भाई देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता है, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है ए, ठीक। तो इस ए नंबर का अगर मैं क्या कर दूं क्यूब, तो इस नंबर का क्यूब करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m+1 के फॉर्म में होगा, या तो 9m+8 के फॉर्म में होगा। ये हमको दिखाना है, बात समझ में आई? इस बार क्या क्यूब, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या कह रहा था, स्क्वायर के लिए कह रहा था। तो खैर इसमें देख लेते क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, उस नंबर को मान ले रहे हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू क्या, ठीक। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी ले रहे हैं साथ में, इसी के थ्रू हम लोगों को प्रूव भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम। तो भाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, मान लिया ए इज इक्वल टू कितना, BQ प्लस R, जहां पर ए क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, होगा कि नहीं होगा बताया था अच्छी तरीके से। बी क्या हो जाएगा डिवाइजर, बी हो गया डिवाइजर, क्यू क्या हो गया क्वोशिएंट, और आर क्या हो गया रिमाइंडर। बात समझ में आई?
अच्छा, क्या बताने वाला था, कुछ और बताने वाला था। खैर हाँ, यहाँ पर m की चर्चा में करने वाला था कि m क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि m इज एनी इंटीजर, मतलब m कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं। ठीक बात समझ में? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कौन सी कंडीशन मान ले रहा हूँ, फर्स्ट। ठीक, अब हमको पहले देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें 9 हमको लेना होगा। अच्छा, 9 जो है 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 9 के अलावा 3 भी ले सकते हैं। तो क्या लेना उचित होगा, 9 या 3? 3 ले लेंगे भाई। हम लोग जो भी वैल्यूज लेंगे 9 या m, वो कहां पर पुट करेंगे, डिवाइजर की जगह पर पुट करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, छोटी। मैं बताया था उस दिन, अगर मैं डिवाइजर को 9 ले लूं तो रिमाइंडर की वैल्यू कहां तक लेनी पड़ेगी, 8 तक लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, 0 से लेकर के, तो बड़ा दायरा मिलेगा। अगर मैं इस डिवाइजर की वैल्यू 3 लेता हूं तो रिमाइंडर की वैल्यू कौन कौन सी लेनी पड़ेगी, मात्र 0, 1, 2 लेनी पड़ेगी। तो छोटा दायरा जो मिल जाएगा उससे हमारा काम हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में अगर बी की जगह पर 9 अगर लेकर के करोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर बी की जगह पर 3 लेकर के करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन वही कंफ्यूजन भरा हो सकता है, तो खैर अपने सब देख लीजिएगा। तो मैं b इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 3, तो लेट b इक्वल टू 3। अच्छा, b इक्वल टू अगर मैं 3 लिया तो r की वैल्यू भी कुछ ना कुछ हमारे सामने आएंगी। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि भाई ये जो r क्या होता है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं, डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है। और ये रिमाइंडर क्या कभी 0 से छोटा होता है, नहीं, तो 0 से बड़ा होता है, साथ में 0 के बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, 0 लेस देन r इक्वल टू रिमाइंडर की वैल्यू r लेस देन r इक्वल टू डिवाइजर क्या है हमारा 3, यही तो है डिवाइजर b। बात समझ आई। तो अब यहाँ से r की वैल्यू किसके किसके बीच में मिलेगी, 0 से 3 के बीच में, साथ में 0 भी इंक्लूड करना है, तो आ जाएगा 0, 1, 2, यानी कि r की ये इतनी वैल्यूज मैं ले सकता हूँ और b की ये वैल्यूज ले सकता हूँ। तो अब हम पुट करते हैं, तो पुट b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू, पहले क्या ले रहे हैं, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। r की जगह 0 रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, तो a इज इक्वल टू नॉर्मली कितना आ जाएगा, 3q में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 3q में आएगा, तो बराबर 3q आ गया। अच्छा, हमको लाना क्या है कि उस नंबर का क्यूब उसके फॉर्म में होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, तो भाई क्यूब ऑन बोथ साइड कर दिया। तो a का क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब, और 3q का क्यूब कितना लिखेंगे, 3q का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27, और q का क्यूब करेंगे कितना आएगा, q क्यूब ही आएगा। अब 27 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग 9 लाना है, तो इस 27 को मैं क्या लिख लूंगा, 9 इंटू 3, और साथ में q को अलग कर लूंगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाद में 9 3 27 देगा कि नहीं देगा, बोलिए ये क्लियर है। अच्छा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, m, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि m इज एन इंटीजर, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। फिर हम लोग यहाँ पर लिख करके दिखा भी देंगे कि वेयर m इज इक्वल टू व्हाट, 3q। ये चीज तो दिखाना ही पड़ेगा ना, हमेशा जो भी एक्स्ट्रा चीज आती है उसे दिखाना पड़ता है। बात समझ में आई, तो सिंपल सा मेथड है। अच्छा, अब अगले नंबर के लिए क्या लाना है, हमको 1 लाना है, तो मैं क्या ले लूंगा, r की वैल्यू 1 ले लूंगा, उसके बाद क्यूब करेंगे, तो फाइनली हम लोग जानते हैं 1 का क्यूब भी करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 9 प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। जब 8 के फॉर्म में प्रूफ करना हो तो r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2, क्योंकि बाद में जब क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों भी कर लेते हैं जम से हम लोग। अच्छा, तो इस बार पुट b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, दोनों बच्चों का क्यूब कर देना, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, इसका a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो भैया a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता नहीं याद है कि नहीं याद है, लेकिन देख लो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab नहीं, प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करते हैं, तो a की जगह पर हमारा क्या है 3q, तो 3q का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a की वैल्यू 3q उसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हो 27 क्यूब ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 3 जा अगेन 27, साथ में क्यू स्क्वायर प्लस का 3 3 जा 9 एंड 9 1 जा 9, तो प्लस का 9 क्यूब। अब इन सब में हम लोगों को कॉमन लेना होगा, क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे ताकि हमारे इस फॉर्म पे आ सके। साथ में प्लस 1 भी दिखाना है, तो ये जो प्लस 1 इसको साइड बदल लेंगे, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 27 क्यू क्यूब प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू, और इस प्लस 1 को मैं कर लिया साइड में। अब इन तीनों में मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 में कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस का 3q स्क्वायर
प्लस का क्यू, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 1 है ही है, इसको मैं फिर से क्या अज्यूम कर लूंगा m, तो ये हो जाएगा 9n+1। तो फाइनली हमारा उस नंबर का क्यूब 9n+1 के भी फॉर्म में होता है, ऐसा साबित हो चुका है। और जहां पर हमको दिखाना होगा कि वेयर n इज इक्वल टू व्हाट 3q³ प्लस का 3q² प्लस का दैट्स ऑल। और इसी तरह अगला वाला करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, r की वैल्यू क्या ले लेना है 2 और सिंपली क्यूब कर देना है, तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, उस 8 को साइड कर लेना है, बाकी टर्म्स में 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9n+8 के फॉर्म में आ जाएगा। कब वो पहले उठ गए छू। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली वीडियो की तरफ, अगली वीडियो क्या, अगले चैप्टर की तरफ। तो खैर 1.1 में कुछ खास था नहीं, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यही एचसीएफ निकालना सीखा, और सिंपली हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, वो थोड़ा प्रैक्टिस से हम लोगों के पास आ ही जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि अगली एक्सरसाइज है 1.2, और उसमें खास चर्चा जो हम लोगों को करनी है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को लेकर के चर्चा करनी है। खैर एक बार देख लेते हैं, बुक क्या दे सकते हो आप, अभी ले लूँ, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज में क्या है, अगली एक्सरसाइज में तो अभी रेशनल और इरेशनल खैर चर्चा नहीं आई है, तो अगली एक्सरसाइज में है प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर के। तो खैर कह रहा है इसमें कि 140, 156, 3825, 500, 57429 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और मुझे पता है ज्यादातर लोगों को आता है क्योंकि ये छोटी क्लासों में आप लोग सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं मुद्दे पर सीधे ना आकर के कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्राइम नंबर आप लोगों को नहीं बताया या बताया हूँ, बताया हूँ। तो खैर फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है प्राइम नंबर। पीछे वाले जानते हो प्राइम नंबर? यस हाँ सर। बता रहे ठीक है, बता रहे हैं, हाँ बैठ जाओ, बता रहे। हाँ भाई प्राइम नंबर, तो देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो दो प्रकार के नंबर एक देख लेते हैं हम लोग, एक होता है कंपोजिट, एक होता है प्राइम, और इसका विरोधी कौन होता है, कंपोजिट, मतलब इसका अपोजिट वाला नंबर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है देख लेते हैं, और साथ में हम लोग ये भी जान लेंगे कि ये दोनों नंबर आखिर क्या है। तो देखो प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड ही ना हो, अभी मैं और डिटेल में जाता हूँ, और कंपोजिट नंबर जो किसी न किसी से डिवाइड हो। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं ले लूँ 9, अच्छा क्या 9 3 से डिवाइड होगा? हाँ 3 से डिवाइड होगा 3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट हुआ। अभी मैं ले लूँ क्या 5, क्या 5 डिवाइड हो सकता है किसी से? नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, और वो हमारा कंपोजिट। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, इस 5 को हम लोग प्राइम तो बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो ये 5 खुद से तो डिवाइड होगा, 5 से तो डिवाइड होगा, साथ में ये 5 1 से भी तो डिवाइड होगा। भाई 1 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 1 की टेबल कितनी बार पढ़ लो? 5 बार, तो 1 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 की टेबल कितनी बार पढ़ लो? 1 बार 5 1 5। तो खैर ये दोनों नंबर तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज देखा कि ये जो नीचे हम लोग डिवाइड करें ये सेम नंबर था, और यहाँ पर 1 तो हमारा हर नंबर डिवाइड करता ही करता है। तो खैर हम लोग यहाँ से एक बात क्या सीख रहे हैं पता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से, यहाँ पर खुद से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ में 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तब तो प्राइम है। बात समझे? और कंपोजिट खुद से डिवाइड तो हो रहा है, चलो ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, चलो ठीक है, वो तो हर नंबर होता है, हर नंबर खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से, कोई भी नंबर ले लो, 63 आप लोग लिए, 11 लिए, 11 खुद से भी डिवाइड होता है, साथ में 1 से। दुनिया का हर नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, वो तो अलग बात हुई, लेकिन उसके अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तो वो कंपोजिट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो प्राइम हो गया। बात समझ में आई? जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, इधर एक 63 छोड़िए, 31 ले लिया और 33 ले लिया। 31 क्या 31 से डिवाइड होगा? हाँ 31 तो भाई खुद से डिवाइड होगा ही होगा, साथ में ये 31 1 से भी डिवाइड होगा, हाँ, साथ में 33 की बात कर लेते हैं, 33 क्या खुद से डिवाइड होगा? हाँ, हर नंबर होता है। क्या 33 ये 1 से डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। लेकिन क्या ये 31 इस 1 और 31 के अलावा किसी और से डिवाइड हो सकता है? क्या 31 किसी और से डिवाइड हो सकता है? किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता। 2 की टेबल पढ़ लो, 3 की पढ़ लो, 4 की पढ़ लो, 5 की पढ़ लो, नहीं होता। सिर्फ 31 खुद से और 1 से ही कट सकता है। लेकिन 33 क्या किसी और नंबर से कट सकता है? हाँ, किससे? 3 से। 11 बार में चला जाएगा, या 11 से 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 33 हमारा है जो खुद से और 1 से तो डिवाइड तो हो ही रहा है, वो तो हर दुनिया का हर नंबर करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कंपोजिट है, और यहाँ पर ये नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो रही है, प्राइम हो गया। बात समझ आई?
ठीक। तो सीधे सीधे हम लोगों को यही देखना है प्राइम नंबर जो किसी और से डिवाइड ही ना हो, किसी से, क्योंकि खुद से और वहां से तो हर नंबर डिवाइड होता है, उसको तो हम लोग रोक ही नहीं सकते। बात क्लियर है? तो ये था प्राइम और कंपोजिट नंबर की बातें। तो अभी कुछ मैं नंबर लिख करके दे रहा हूँ और उनमें से मैं पूछूंगा खड़ा करा के कि कौन से कंपोजिट है कौन से प्राइम नंबर, और जो नहीं बता पाया बोल तो बनो नहीं। चलो हाँ भाई, मैं लिख रहा हूँ कुछ नंबर। हाँ बताओ सुन, पहला कौन सा है, कंपोजिट है या प्राइम? प्राइम क्यों? वो तो हर नंबर होता है, वो तो कंपोजिट नंबर भी खुद से और वन से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर भी तो खुद से और वन से डिवाइड होता है, वो तो हर नंबर डिवाइड होता है खुद से वन से, तो क्या प्राइम हो जाएगा? कुछ और कंडीशन बताओ। वो तो पहली कंडीशन, वो तो हर नंबर पे लागू होती है। अरे क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। पीछे वाले हाँ नहीं है, कंपोजिट है, प्राइम कंपोजिट है। तुम बताओ। कंपोजिट है। कंपोजिट है। तुम फिर से बताओ ये क्या है? प्राइम। आप बताइए ये क्या है? नाम क्या है? सुरेश। ए रिंकी आज नहीं आई क्या? वो जो वहाँ आती थी उधर रमेश के यहाँ से, क्या नाम था? रमेश सिंह की बिटिया जो थी वो। तो खैर चलिए छोड़िए, रमेश पांडे जो भी हो। खैर चलिए, अरे उसके पापा फोन करके बोलते रहते हैं कि बिटिया पढ़ाओ अच्छे से, पढ़ाओ अच्छे से, बिटिया आई भी नहीं करती है, पता नहीं क्या रमेश में इसी वीडियो। खैर अच्छा, बात समझ में आई प्राइम और कंपोजिट। अब उसके बाद एक और नंबर देख लेते हैं, को प्राइम। क्या? को प्राइम नंबर। तो मैंने बताया था, इससे पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये को प्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होता है। जैसे यहाँ कंपोजिट कोई एक नंबर भी हो सकता है, प्राइम कोई एक नंबर भी हो सकता है, लेकिन को प्राइम कोई एक नंबर नहीं होता है। ये दो नंबरों का पेयर होता है, और ऐसे दो नंबरों का पेयर होता है जो किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन भी ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उन दोनों में HCF भी कुछ ना हो, या 1 कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी दो नंबर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 तो मिलता ही है ना, और वही HCF भी कहलाता है जो कॉमन होता है। तो खैर हम लोग कहने का मतलब ये है कि ऐसे दो नंबर लेना है जो सेम नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं ले लूं 25 और 35, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूं, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। अभी इसे 25 की जगह पर मैं ले लेता हूं 24, अब ये कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि 5 से ये 35 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 5 से 24 डिवाइड होगा? नहीं होगा। अच्छा 3 ले लिया मान लो, तो 3 से ये 24 तो डिवाइड हो जाएगा एक बार में, लेकिन क्या उस 3 से ये 35 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब सेम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कौन सा नंबर है? कोप्राइम। बात समझ में? तो ये था कोप्राइम, प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब ज्यादा नहीं जाएंगे, अब सीधे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, उसके बाद हम लोग की क्लास आज की एंड। हाँ पहले क्वेश्चन बोलो क्या है? हाँ पहला क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन दिए गए 4। एक है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। ये क्वेश्चन वैसे बताए नहीं जाते हैं, ना ही बताने लायक है भी ये। क्यों? सही कह रहा हूँ? 5005 और 5 नंबर है 7429। चलिए भाई 1 बाय 1 करके देख लेते हैं हम लोग। 140 का देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा बातों से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इस नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हुए इस वाले अपने मेथड से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी? प्राइम नंबर से करनी होगी, और प्राइम नंबर लेकर के ये चले जाना है। अच्छा ये 140 क्या ये 4 से डिवाइड होगा? जैसे मान लीजिए मैं 140 को ऐसे लिखा और मैं 4 से डिवाइड करना चाहूँ, तो डिवाइड होगा। देखिए 4 3 12, 4 5 25, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ 4 से। लेकिन क्या ये 4 प्राइम है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर से शुरुआत करनी होगी, प्राइम ही नंबर ही चलते रहना चाहिए, उसी से डिवाइड करते चले जाना है। तो हम लोग इसीलिए 140 के जब डिवाइड करना शुरू करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 नंबर, मतलब उन्हीं नंबरों से डिवाइड करेंगे जो सिर्फ क्या हो? प्राइम। तभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। प्राइम नंबर यानी सबसे मिनिमम टुकड़ों में तोड़ देना है।
अब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 70, 2 से अगले को मैं डिवाइड करूँगा 70 को कितना आ जाएगा 35। अब इसको अगला प्राइम नंबर तो 3 आएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर 4 आ जाएगा, वो तो कंपोजिट है, उसे डिवाइड करेंगे नहीं, और वैसे होता भी ना। तो अगला नंबर कौन सा है 5, 7 बार में जाएगा। अब अगला नंबर क्या आ जाएगा 7 में डिवाइड हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 140 का 2 × 2 × 5 × 7। देखो सारे प्राइम नंबर में टूटा है कि नहीं टूटा? हाँ भाई सेम उसी तरीके से 156 है। कहो तो ये वाला बता दूं मैं 7429 का, बोलिए। हाँ 5005। हाँ भाई तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तुम लोगों को ये पता है किसी नंबर को देख करके क्या पहचान सकते हो कि वो किससे डिवाइड होगा किससे नहीं डिवाइड होगा? yes, अब जैसे 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिसका लास्ट वाला नंबर इवन नंबर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 3 से ऐसे नंबर डिवाइड होते हैं जिनके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल। जैसे मान लीजिए 24 है, क्या ये 3 से कटता है? हाँ 8 बार में चला जाता है। तो जरा इनके डिजिट का सम करो, यानी 4 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा 6। क्या ये 6 3 से डिवाइड होता है? हाँ तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ 3 4 7 3 10 3 13 1 2 15, अब ये नंबर लिखा होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल हो? क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ क्यों? क्योंकि लास्ट वाला नंबर इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो गए। साथ में अगर हमको 3 से भी पता लगाना है तो उसके लिए करेंगे क्या, इन सारे के सारे डिजिट्स को प्लस कर दीजिए। तो 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 3 15। तो 15 हमारा 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं? तो इसको ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। हाँ तो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे कि इसका भी हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा फैक्टराइजेशन शब्द का मतलब तो समझते ही हो। फैक्टराइजेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है कि गुणा के साथ खंडों में तोड़ देना, यानी हम लोगों को वही काम करना है, इसको भी टुकड़ों में तोड़ देना है। लेकिन टुकड़ा कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। मतलब प्राइम का मतलब ये जानते हो कि अब वो और टूट नहीं सकता। तो खैर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड होगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट इवन नहीं है, इवन नहीं है। yes, sir. अच्छा 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से होगा। सीधे हम लोग 5 से करते हैं। तो 5 1 5 0 0 1। क्या बता सकता है कोई कि आप किससे डिवाइड होगा ये नंबर? हाँ भाई किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? बगल बगल बगल। राधिका तुम बताओ किससे डिवाइड होगा? हैं? 13 क्या? फैज तुम बोलो किससे डिवाइड होगा ये? सर ये प्राइम है। प्राइम नंबर है तो इसका मतलब सर ये डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 जीरो ना होकर के 1 जीरो होता तो हम लोग कहाँ पहुंच गए 101 पास। क्या 101 किसी टेबल में आता है? आप लोग 20 तक टेबल याद किए हो, पूरा 200 तक जाता है 10 टाइम्स में। तो क्या उस बीच में तक कभी 101 आता है क्या? नहीं आता है। 110 आता है 11 के टेबल में। अगर ये 110 होता या 1100 होता तब तो हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत कि हाँ 11 से या 9 या जिससे भी करना होता। लेकिन ये 101 प्राइम नंबर है। फिर इसके बीच में आप चाहे जितने जीरो डाल दीजिए ये भी क्या होगा? प्राइम। चाहे 1000 जीरो डाल दीजिए सब क्या होंगे? प्राइम। तो इसका मतलब प्राइम नंबर किसी और से तो कटता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे कटता है? खुद से या 1 से। तो हम लोग इसको खुद से ही काट दे रहे हैं। कितना आ जाएगा 1? फिर दोबारा 1 से काटने कोई जरूरत नहीं, फिर तो काम खत्म हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 505 = 5 × 1001। प्राइम फैक्टर, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कल जो हम लोग बातें करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के करेंगे और उनके बीच में रिलेशन को लेकर के करेंगे कि आखिर क्या रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।